हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आपके कल के पेपर के लिए आई होप कि आपकी तैयारी हो चुकी होगी कंप्लीट। तो जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर आपका अपलोड किया था उसका सॉल्व वर्जन लेकर आए हैं आपके लिए। तो बच्चों कैसे रहेंगे इसका जनरल इंस्ट्रक्शन से शुरू कर देते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये जो आपके शुरू में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसमें आपका जो 12 क्वेश्चन है कंप्लीट, उसके जो सेक्शन ए में है वो 2 मार्क्स के हैं और जो सेक्शन बी है वो आपके रहने वाले हैं 3 मार्क्स के। और जो लास्ट सेक्शन है उसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका केस स्टडी बेस्ड और जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 5 मार्क्स के टोटल। तो सारे क्वेश्चन हैं कंपलसरी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात वो है कि आपकी लॉग टेबल आपको अलाउड नहीं होगी, क्योंकि इसमें चैप्टर आने वाला है केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। तो आपको ऐसे ही मैनुअली आपको फाइंड करनी होगी, आपको लॉग टेबल नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। तो आइए देखते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना सैम्पल पेपर का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, उसमें 3 सब पार्ट है। पहला है हमारा बेंजोइक एसिड, फिनॉल, पिक्रिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर पीकेए वैल्यू के बेस पर इनको लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चों आप लोग जैसा जानते हैं कि जो पीकेए वैल्यू जिसकी कम होती है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा पिक्रिक एसिड है वो हमारा सबसे ज़्यादा क्या है। एक सेकेंड, इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं और इसका कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पिक्रिक एसिड होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर NO2 और यहाँ पर ट्राई सब्सटीट्यूटेड NO2 होते हैं यहाँ पर हमारे फिनॉल में। तो ये हमारा हो गया पिक्रिक एसिड जो कि सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसकी पीकेए वैल्यू सबसे कम यहाँ पर होगी। तो ये सबसे पहले हम लोग लगा देंगे। उसके बाद हमारा सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा बेंजोइक एसिड और उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा बच्चों फिनॉल। तो सबसे ज़्यादा इसकी एसिडिटी होती है। हम लोग जैसे जानते हैं कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं ये एसिडिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। और COOH यहाँ पर H रिमूव हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर यहाँ पर H रिमूव होने के बाद जो O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए इसकी जो एसिडिटी है वो इससे बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होगी। और इन दोनों को कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर CO- बनेगा H+ रिमूव होने के बाद, और यहाँ पर O-। दोनों की जो रिजोनेटिंग पावर होती है वो यहाँ पर वर्क करेंगी, लेकिन जो हमारा ये वाला आयन होगा, ये वाला, वो इससे स्टेबल होगा, इसलिए इसकी एसिडिटी बच्चों ज़्यादा होगी। हमारी बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होगी फिनॉल से। हम लोग बी वाला देख लेते हैं अपना। इसमें हम लोगों को रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NH2OH के रिस्पेक्ट में हम लोगों को देखना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो जो हमारा NH2OH होता है, NH2OH हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर वर्क करेगा। और यहाँ पर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड एसीटोन और मेथाइल टर्शरी वो टर्ट ब्यूटाइल कीटोन दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये CH3 इस R को हम लोग अगर CH3 मान लेते हैं और ये हमारा है एसीटोन और ये हमारा हो जाएगा। तो बच्चों जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो हमारा ये जो कीटोनिक जो फंक्शनल ग्रुप है ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर डेल पॉजिटिव ये हो जाएगा। तो अटैक हमारा इस पोजीशन पर होता है। तो इस पोजीशन पर अटैक होने के लिए 2 फैक्टर काम करते हैं बच्चों। एक हमारा होता है कि इसको जो +I इफेक्ट है, ये जो R ग्रुप लगे हुए हैं ये इसको +I इफेक्ट देते हैं, और स्टेरिक इफेक्ट।
तो दो इफेक्ट साइमल्टेनियसली काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ये पूरा स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो यहाँ पर सबसे हमारा कम अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो NH2OH की रिएक्शन इसमें सबसे कम होगी। फिर हमारी अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे 2R इफेक्ट, 2I+I इफेक्ट दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा इसकी होगी। और फिर यहाँ पर कोई लगभग केवल एक R ग्रुप लगा हुआ है और कोई भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं है, तो इस क्रम में हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगी। सबसे पहले हमारा हो जाएगा मिथाइल टर्शरी टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, देन हमारा एसीटोन और देन हमारा एसीटल्डिहाइड हो जाएगा बच्चों। तो इसी तरीके से हम लोग अपना सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में पूछा हुआ है इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बॉइलिंग पॉइंट को स्ट्रेंथन करता है। तो हमारा जो इथेनॉल है, जो हमारा इथेनॉल है उसमें भी हमारा क्या होता है, तो बच्चों जो हमारा यहाँ पर इथेनॉल है, इथेनॉल में भी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो इथेनॉल है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हमारा जो यहाँ पर ये है हमारा एसिटिक एसिड है, वो भी हमारा क्या करता है, हमारा डाइमर बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी हमारे मिलती है। और ये हमारा जो बेंजोइक एसिड है ये भी हमारा डाइमर बनाता है। तो अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें यहाँ पर, तो एथेनॉल से ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है इसमें हमारा जो कार्बन की जो अमाउंट है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो हमारा इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो बढ़ जाएगा। और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ज़्यादा हमारी वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारा इस बेंजोइक एसिड का होगा, फिर उससे कम इसका होगा और सबसे कम हमारा इथेनॉल का होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तीनों में बच्चों हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास के बेस पर और यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। तो अब चलते हैं बिना लेट किए हुए हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी आर डाइल्यूटेड, और जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है बी की वो 1.5 टाइम्स, जबकि ए की इंक्रीज़ होती है 25 टाइम्स। तो अगर हम लोग इसका वो बनाते हैं ग्राफ पूछा गया है इसका, और पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनता है हमारा डेल्टा सी, यानी कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट और यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी के बीच। तो जब डाइल्यूट करने पे हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है ऑन डाइल्यूशन, यानी जब हमारा कंसंट्रेशन कम होता है तो हमारी ये कम होती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा ग्राफ होता है कुछ, जबकि हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो चेंज होता है वो स्टीप चेंज होता है, यानी जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इस ग्राफ के थ्रू हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि हमारा जो ए है उसकी 25 टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है। तो जो ए होगा वो हमारा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा ए होगा, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ग्राफ को देखते हुए ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो बी होगा बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव रीजंस टू सपोर्ट द आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसेंशियल होती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। बच्चों जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा कार्बेनायन फॉर्म होता है। सपोज़ करते हैं अगर हम लोगों ने यहाँ पर CH3
और ये हमारा एल्डिहाइड लिया हुआ है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कार्बोनायन बनेगा। और हमारा अगर कोई हम लोग KOH या NOH लेते हैं तो हमारा जो OH नेगेटिव है वो देखता है हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सा होता है? ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसके जो पास वाला कार्बन होता है वो होता है हमारा अल्फ़ा कार्बन, और उससे लगे हुए जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे सारे अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन ये OH निकाल लेगा और हमारा ये जो कार्बोनायन बनाएगा वो इस तरीके का हमारा कार्बोनायन फॉर्म करता है। तो ये कार्बोनायन हमारा रिजोनेटिंग भी स्टेबलाइज होता है और ये अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है हमारी नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो इसलिए हमारा ये अल्फ़ा हाइड्रोजन होना बहुत ही ज़रूरी है एल्डिहाइड और कीटोन में फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। हमारा नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 शोज़ पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। बच्चों वैसे तो जो हमारे टॉलेंस टेस्ट होता है वो हमारा एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव देता है, आइदर इट इज़ एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, और कीटोन के लिए ये टेस्ट नेगेटिव होता है। पर एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें हमारा जो कीटोन होता है अगर वो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर होता है तो ये हमारा टॉलेंस और इवन फेलिंग भी ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब कैसे होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन? अगर कोई ये चैन है हमारी और उसमें अगर कीटोन है और उसके पास ही लगा हुआ अगर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है यानी अल्कोहलिक ग्रुप है और उसके पास ही लगा हुआ है तो इसको हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, अभी बताया कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसके अल्फ़ा जो इसका बिल्कुल पास का कार्बन होता है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं और उससे लगा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्फ़ा हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला जाता है। तो इस तरीके का अगर हमारा ग्रुप होता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन तो वो भी हमारा जो कि टॉलेंस टेस्ट होता है वो पॉजिटिव देता है। और बच्चों इसका रीज़न होता है कि ये जो हमारा CO है ये हमारा एल्डिहाइड बन जाता है क्योंकि ये ट्रांसफ़र H जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट देता है। सेक्शन बी पर आ जाते हैं। जो सेक्शन बी है हमारा, सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है फोर्थ, उसका पार्ट ए है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय एनालिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशन। बच्चों मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम कर रही होगी क्योंकि आई एम नॉट क्वाइट वेल, तो बच्चों आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। आप लोगों का पेपर था इसलिए ये वीडियोस बनानी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन फोर्थ। इसमें बोल रहा है बच्चों जो हमारा एनिलीन के साथ हमारी एमोनोलिसिस क्यों नहीं हो सकती। तो जो हमारा एनिलीन होता है इस तरीके का हमारा होता है एनिलीन। तो ये कह रहे हैं कि ये नहीं प्रिपेयर हो सकती है एमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। एमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन होती है हमारी कि जहाँ पर अमोनिया से रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन हमारा होता है बच्चों ये। तो नॉर्मल कंडीशन में इससे रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारा जो अमोनिया होता है ये हमारा अटैक करता है और अटैक करेगा कार्बन पे जो कि हमारा पॉजिटिव कैरेक्टर का होगा। तो यहाँ पर इसे अटैक करना होता है। तो ये अटैक करके तब जुड़ेगा जब ये पहले बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन बच्चों ये जो Cl और C के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू +M या +R कैरेक्टर की वजह से, यानी जो यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर सर्कुलेट होने लगते हैं। तो इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टराइजेशन आ जाता है और ये बॉन्ड हो जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ये आसानी से बच्चों ब्रेक नहीं होता। इसलिए ये हमारी जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मल कंडीशन पर फिजिबल नहीं होती और हमारा प्रोडक्ट एनिलीन नहीं बन पाता। जबकि अगर एनिलीन की जगह हमारे पास जो भी हमारा नॉर्मल RX है या क्लोरोमिथाइल है या फिर क्लोरोएथाइल है वो आराम से टूट के हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा हमारा अमोनिया का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एन एथाइल एमीन बॉयल्स एट 329.3 केल्विन एंड ब्यूटा एमीन बॉयल्स एट ओके। तो बोथ एंड आइसोमेरिक नेचर
बच्चों बोथ आइसोमेरिक नेचर के हैं, लेकिन तब भी हमारा जो ब्यूटाएमीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। क्यों? तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर जो हमारे दोनों के स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि जो हमारा पहला एन एथाइल एमीन है वो है हमारा इस तरीके का, और ब्यूटेनाइमीन ये है। तो बच्चों इसमें देख रहे हैं ये हमारा सेकंड डिग्री है और ये हमारा प्राइमरी है। तो यहाँ पर हमारे जो H है, जो N के साथ जो H लगे वो 2 हैं और यहाँ पर N के साथ H लगा है वो 1 है। तो मोर H इन अमाउंट कॉजेज मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एमीन में सीधा सीधा होता है, जो प्राइमरी एमीन होता है वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी लगभग बिल्कुल ही हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। तो इस हिसाब से जो हमारा ये जो प्राइमरी एमीन हुआ ब्यूटेनामीन, ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, हैंस ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी शो होगा, चाहे वो आइसोमेरिक इन नेचर का हो। तो सी पार्ट देख लेते हैं। एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, कि एनिलीन का जब एसाइलेशन होता है तो पिरिडीन की क्या यूज़ होता है, पिरिडीन का क्या यूज़ होता है। तो बच्चों हमारा जो एनिलीन होता है वो हमारा होता है कुछ ये, और एसाइलेशन के लिए हमारा एसाइल ग्रुप यानी ये ग्रुप ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारा पिरिडीन की प्रेजेंस में होता है और ये बन जाता है हमारा NHCOCH3 और साथ में बनता है HCl। तो बच्चों ये जो हमारा HCl होता है, जो पिरिडीन होता है, ये एक्ट करता है हमारा इस जो हमारा एसिड है इसके एक्सेप्टर के रूप में ये एक्ट करता है, जिससे कि जो हमारा ये एसिड बाई प्रोडक्ट बना हुआ है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाए और हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल हो और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला जो प्रोडक्ट है वो बन पाए। तो जो पिरिडीन का काम है वो इस बाई प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज़ करना, या फिर कह सकते हैं इसका जो H+ है वो एक्सेप्ट करने का काम करता है और प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 4th का ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें हमारी कन्वर्जन दी हुई है। सबसे पहला है फिनॉल टू एन फिनाइल एथेनामाइड। तो बच्चों इन कन्वर्जन्स में सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि अगर हम लोग आसानी से नहीं बना पा रहे हैं तो हम लोग पीछे से, यानी जो हम लोगों को प्रोडक्ट है वहाँ से अगर हम लोग पीछे चलते हैं तो आसानी से हमारी ये कन्वर्जन फिजिबल होती हैं, पॉसिबल होती हैं। तो अगर हम लोग एन फिनाइल इथेनामाइड को देखें तो एन फिनाइल जो इथेनामाइड है वो कुछ इस तरीके की है, जो हम लोग अभी एनिलीन के एसाइलेशन में हम लोगों ने देखा था, ये हमारी है। तो इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो इसको हम लोग एसाइलेशन से बना देंगे एनिलीन के। अब हम लोगों को काम है कि एनिलीन किसी से बनाएं, क्योंकि जो हमारा शुरुआती प्रोडक्ट है वो है हमारा फिनॉल। तो अगर हम लोग इसको NO2 से बनाते हैं, NO2 का अगर रिडक्शन करते हैं, स्टीफन रिडक्शन कर सकते हैं SN+HCl से, तो ये हमारा बन जाएगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा NO2 बन सकता है बेंजीन के नाइट्रेशन से। इसके नाइट्रेशन से हमारा आराम से ये तैयार हो सकता है, और फिनॉल से हमारा बेंजीन बन जाता है जिंक डस्ट से हमारा ये आराम से बेंजीन बन सकता है। तो इस तरीके से हमारा एक कन्वर्जन हो जाता है। सेकंड वाला देखते हैं क्लोरोइथेन से मेथेनामीन। तो क्लोरोइथेन से हम लोग मेथेनामीन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्लोरोइथेन से इसकी हम लोग NaOH से रिएक्शन करा के इसको अल्कोहल में चेंज कर लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडेशन कराने से हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग एमाइड में चेंज कर लेते हैं, और एमाइड में चेंज करने के बाद हम लोग इसका हॉफमैन ब्रोमामाइड करा के इसको मेथेनामीन में चेंज कर लेंगे। ये हो गया हमारा बच्चों बी पार्ट। और हम लोगों का जो सी पार्ट है वो प्रोपेन नाइट्राइल।
प्रोपेन नाइट्राइल से हमको बनाना है इथेनॉल। तो बेटा इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर हम लोग इसको सीधे इसका रिडक्शन कर दें इमीन के थ्रू, तो अगर हम लोग स्टीफन रिडक्शन कर दें तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना बहुत ही आसान है। इसका हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं और आराम से इसका हम लोग चेंज कर सकते हैं इथेनॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, और इसका पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक कंपाउंड दिया हुआ है वो ग्रीन है, जबकि दूसरा कंपाउंड है वो ब्लू है। तो इसका रीज़न हम लोगों को पूछ रहा है बच्चों। तो बच्चों जो हमारा ये जो पार्ट ए है उसमें देख लेते हैं। जो हमारा Ni है वो Ni हमारा +2 है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 3d8, और S2 में जो हमारा S2 हो जाएगा वो S2 में +2 की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो हमारा बचेगा 3d8। वेयर एज जो हमारा सेकंड कंपाउंड है उसमें भी हमारा 3d8 ही रहेगा। तो ये जो कलर का डिफरेंस है वो क्यों होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमारा NiH2O6 है उसमें केवल जो हमारा लिगेंड है वो H2O है, जबकि दूसरा वाला जो हमारा कंपाउंड है उसमें हमारा H2O के बजाय H2O के अलावा हमारा En, ये वाला भी हमारा जो लिगेंड है वो प्रेजेंट है। जबकि इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है, और ये जो हमारा होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो इन दोनों वीक और स्ट्रॉन्ग से हमारा ऐसा क्या डिफरेंस आता है जो हमारा कलर में डिफरेंस आ जाता है। तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि हमारा जो d ऑर्बिटल होता है उसकी स्प्लिटिंग होती है हमारी इस तरीके से, T2G और EG में स्प्लिटिंग होती है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है और जब वापस आता है तो हमारी कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। उसी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो विजिबल रीजन में होता है, जिससे कि हमारा जो कलर होता है वो शो होता है। तो जो हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होते हैं वो इसके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो बच्चों होता क्या है, जिसमें ज़्यादा होगी उसमें जो लैम्डा होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और हमारा जो सेकंड वाला जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसकी जो लैम्डा इंक्रीज़ करने पर उसका जो कलर आता है वो ब्लू है। वेयर एज जो हमारी जो वीक फील्ड लिगेंड का जो कंपाउंड है उसका कलर है हमारा ग्रीन। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ द क्वेश्चन। तो चलते हैं बच्चों बी पार्ट में। तो ट्रिस इथेन 1,2-डाइअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा बन जाता है। तो सबसे पहले हमें लेना है मेटल, और फिर इथेन 1,2-डाइअमीन को हम लोग EN लिखते हैं। तो ट्रिस है तो यानी 3 हो जाएगा, और फिर आ जाता है हमारा एनायन वो कि सल्फेट है। अच्छा ये थर्ड है तो यहाँ +3 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसका। और इसका हम लोग अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं हम लोग। इसका जो हमारा CO होता है वो हमारा होता है 3d7 4s2, और यहाँ पर CO +3 में है तो हमारा हो जाएगा 3d6, और जो हमारा या P वाला है सॉरी S है 0, और PB हो जाएगा 0। वन 2 3 4 5 और 6। अच्छा यहाँ पर जो हमारा EN है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमारी यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो हमारा एक्साइटेड स्टेट में ये सारे पेयर्ड हो जाएंगे। ये VBT के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। तो ये ऑलरेडी पेयर्ड था, ये भी पेयरिंग हो जाएगी और ये भी पेयरिंग हो जाएगी। तो ये जो 2 हमारे ऑर्बिटल हैं ये फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ये जो होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो टोटल इसके 6 होंगे। तो यहाँ पर हम लोग 6 ऑर्बिटल को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो
इन सब की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा D2S और P3। तो इस तरीके से हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा D2sp3, क्योंकि D हमारे अंदर वाले यहाँ पर कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं बच्चों। क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में पूछा नहीं है, केवल हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। चलिए आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हाई स्पिन है या लो स्पिन है। तो बच्चों जो हमारा ये जो हमारा D ऑर्बिटल होता है, ये हमारी इसकी थोड़ी हाई एनर्जी हो जाती है अकॉर्डिंग टू द CFT, और ये 2 में स्प्लिट हो जाता है। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं T2G और ऊपर वाले इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल को EG। तो यहाँ पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन फिल हैं और EG में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो ये पूछ रहा है लो स्पिन या हाई स्पिन। तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये हाई स्पिन में है, क्योंकि अगर ये लो स्पिन में होता तो ये जो हमारा 4th इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर पेयर्ड होता बच्चों। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये इसको हम लोग बोलेंगे हाई स्पिन, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है हमारा। अगर लो स्पिन में होता है तो ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर सबसे पहले पेयर्ड होता है। सेकंड हमारा है ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर द एबव। यही हमारा जो स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम है वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो हमारा जो बी पार्ट है वो भी इसका आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो नेक्स्ट है हमारा Ti4 इज़ मोर स्टेबल देन Ti2 और Ti3, यानी टाइटेनियम 3 और टाइटेनियम 2 की कंपैरिजन में जो हमारा Ti4+ होता है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो Ti का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा होता है D2s2, ये जो लास्ट हमारी वैलेंस सेल है। तो अगर हम लोग +4 कर दें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन निकल के हमारा हो जाएगा D0, जो कि हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाता है। तो जो हमारा Ti+4 है वो बहुत ज़्यादा हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हमारा T2 और T3 से ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिशन एलिमेंट। सेम चार्ज के ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे पीरियड में उनकी जो रेडियस होती है वो डिक्रीज़ होती है एटॉमिक नंबर बढ़ने से। जब एटॉमिक नंबर बढ़ने के क्रम में हम लोग उसको सेट करते हैं तो हमारी उनकी जो साइज़ होती है वो डिक्रीज़ होती है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा जो सेल होती है वो सेम रहती है, बट हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारा जो जेड इफ़ेक्टिव होता है, यानी जेड इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता जाता है, जिससे हमारी जो लास्ट वैलेंस सेल से जो उसकी प्रोटॉन की या न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो बढ़ती जाती है और हमारा जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। इस वजह से हमारा साइज़ डिक्रीज़ होता है। पार्ट सी देख लेते हैं। जिंक इज़ कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल देन आयरन एंड क्रोमियम। बच्चों जिंक जो होता है हमारा उसमें हमारे D10 होते हैं, वेयर एज जो Fe होता है वो D6 होता है लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेयर एज जो क्रोमियम होता है वो D4 होता है। इन दोनों में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसमें हमारा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से हमारी इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ती है और जिससे मेटल का करैक्टर बढ़ता है और हार्डनेस बढ़ती है, जबकि जिंक में हमारा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और हमारी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो कम होगी और उसकी सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया कि कोई एल्कीन है एल्कीन ए है, वो उसका ओजोनोलाइसिस करते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं एल्कीन का ओजोनोलाइसिस में 2 हमारा जनरली एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होता है। तो बी और सी बोला है उसे कि बी और सी बनते हैं, और बी हमारा फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है और ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है।
और ये हमारा फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। बच्चों जो सी है वो हमारा फेलिंग टेस्ट नेगेटिव देता है, तो हमको पता लगाना है कि ए, बी और सी हमारे कौन से कंपाउंड हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को ओजोनोलाइसिस रिएक्शन और आइडोफॉर्म रिएक्शन भी बी और सी की यहाँ पर देनी है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बी और सी है वो या तो एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई भी होगा। तो जो बी है हमारा वो फेलिंग टेस्ट और आइडोफॉर्म दोनों रिएक्शन देता है। तो फेलिंग टेस्ट जो हमारा देता है, तो जो हमारा फेलिंग टेस्ट देता है इसका मतलब ये है कि ये हमारा कंफर्म एल्डिहाइड है, क्योंकि हमारे जो फेलिंग टेस्ट देता है वो हमारे एल्डिहाइड ही देते हैं। कीटोन हमारा नेगेटिव फेलिंग टेस्ट देता है। तो ये हमको पता चल गया है कि जो हमारा बी वाला है वो है हमारा एल्डिहाइड। अब ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, तो हमारा केवल एक एल्डिहाइड है बच्चों जो कि हमारा एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो है हमारा CH3CHO यानी एसिटिल्डिहाइड। क्योंकि जो हमारे आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए हमारा ये CH3 मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि बच्चों की जो हमारा बी है वो हमारा एसिटिल्डिहाइड ही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सी की। तो जो दूसरा है हमारा ये कीटोन भी हो सकता है, क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट तो दे रहा है लेकिन फेलिंग नेगेटिव दे रहा है। तो जो हमारा आइडोफॉर्म है वो कीटोन देते हैं और फेलिंग हमारा कीटोन टेस्ट नहीं देता है। तो देख लेते हैं कि जो हमारा ए क्या है। अगर हमारा ये ए हमारा एसिटिल्डिहाइड हुआ और ये अगर हमारा कीटोन होता है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद कौन सा हमारा एल्कीन बनता है। तो सिंपल सा हमारा जो एल्कीन बन जाएगा इन दोनों प्रोडक्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि हमारा ये वाला एल्कीन यहाँ से फॉर्म हो रहा होगा ओजोनोलाइसिस के थ्रू। जिंक, इसका फार्मूला हम लोग मैच कर लेंगे C5H10, तो ये हमारा C5H10 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग A, B और C को पता लगा सकते हैं। तो A, B और C में हमारा जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन पूछी है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, बना दी है। उसके बाद हम लोगों को आइडोफॉर्म रिएक्शन भी पूछी है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन दोनों कंपाउंड ही देंगे, तो सेम देंगे। तो एक कंपाउंड के लिए हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पर लिख देते हैं। NaOH और I2 की प्रेजेंस में हमारी जो आइडोफॉर्म रिएक्शन है वो होती है, जिसमें हमारा बनता है आइडोफॉर्म और HCOONA। सेम प्रोडक्ट हमारा कीटोन के साथ भी बनेगा। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, उसमें पूछा है हमारा एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये जो हमारा प्रोसेस है ये डायलिसिस का प्रोसेस है, जिसमें स्पेशली कोलाइडल पार्टिकल को हम लोग प्योर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ पर कैथोड और एनोड भी दी हुई है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस, तो इसकी एप्लीकेशन होती है हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन को के प्योरिफिकेशन में। कैन द सेम प्रोसेस अकर विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है वो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए अप्लाई की जाती है बच्चों। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करते हैं तो सिंपली इसका नाम हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस का नाम कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ स्पेसिफिकली आता है, जो कि हमारा इस तरीके से शो होता है, जो आपका रिप्रेजेंटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन द रिएक्शंस। पहला है एन इथाइल एमीन रिएक्ट्स विद बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। बच्चों एमीन चैप्टर में आप लोगों ने एक टेस्ट पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं हिंजबर्ग रिएक्शन। उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन की रिएक्शन बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड से की जाती है और तीनों प्रोडक्ट डिफरेंट आते हैं, जिससे कि हम लोगों को तीनों का पता चल जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन का। तो यहाँ पर जो एन एथाइल एथेनामीन है वो हमारा सेकेंडरी एमीन है और इसकी रिएक्शन के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि हमारा इनसॉल्यूबल होता है। इसको हम एन डाई इथाइल सल्फोनामाइड भी बोलते हैं। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो सेकेंड है हमारा, बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया फॉलोड बाय द क्लोरोमीथेन। तो देख लेते हैं इसमें क्या बनता है। तो इसमें हमारा सिंपल सी यहाँ पर रिएक्शन है, बेंजाइल क्लोराइड, ये हमारा हो गया बेंजाइल क्लोराइड, ये हो गया हमारा अमोनिया। तो जो अमोनिया होती है ये हमारी सी पर अटैक करेगी, क्योंकि जो Cl है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी क्रिएट करेगा और ये हमारा बन जाएगा फिर हमारी जो रिएक्शन है वो करानी है हमारी क्लोरोमीथेन से। तो यहाँ पर भी हमारे Cl लगे हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिफिशिएंट हो जाएगा कार्बन और यहाँ पर अटैक हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा एन मिथाइल बेंजाइल एमीन। देख लेते हैं सी वाला पार्ट, एनिलीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये भी हमारा एमीन, जो एमीन चैप्टर है उसमें है हमारा, और ये रिएक्शन है कार्बिल एमाइन टेस्ट। यहाँ पर हमारा जो है कार्बिल एमाइन फॉर्म होता है जिसकी फाउल स्मेल होती है, और ये भी टेस्ट के जो हमारा एमीन के टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो एनिलीन की रिएक्शन अगर हम लोग CHCl3 और अल्कोहलिक KOH से कराएं तो हमारा जो ग्रुप बनता है वो बनता है आइसोनाइट्राइल ग्रुप, जिसको हम कार्बिल एमाइन भी बोलते हैं और आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। तो इसका नाम होता है हमारा फिनाइल आइसोसाइनाइड या फिर फिनाइल आइसोनाइट्राइल। ये इसकी जो हेडिंग होगी वो आपको मिलेगी कार्बिल एमीन टेस्ट में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ज़रूर करके जाइएगा इसको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, अच्छा ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमें यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग पहले बच्चों, इस सैम्पल पेपर का मतलब बिल्कुल नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ये क्वेश्चन केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं और हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से आप लोगों को इस पेपर को सॉल्व करना है और बिल्कुल ये नहीं समझना है कि यही क्वेश्चन आएंगे, पर ये आपकी तैयारी को और स्ट्रेंथन करेगा और मजबूत करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसका IUPAC नाम हम लोगों को बताना है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है वो एमीन से ताल्लुकात रखता है और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एन एथाइल एन मिथाइल एनिलीन। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है सेकेंडरी एमीन है। तो एन यहाँ पर एन एथाइल एन मिथाइल और ये हमारा हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो ये हमारा है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में स्टीफन रिएक्शन हुई है। जो हमारी नाइट्रोबेंजीन है उसमें हमारी हुई है स्टीफन रिएक्शन, इसका मतलब है रिडक्शन हो गई है। तो हमारा ये बन जाएगा NO2 का जब रिडक्शन होता है तो हमारा एमीन बन जाता है और हमारा बन गया एनिलीन। और इसमें हमारी Br2 की रिएक्शन हुई है। तो बच्चों जब Br2 की रिएक्शन होगी हमारी एनिलीन में, तो हमारी तीनों पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ जाने वाला है, Br जुड़ जाएगा। और इसके बाद रिएक्शन है NaNO2 HCl, इसका मतलब है होनो, मतलब HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इन दोनों के मिक्सचर से बनता है नाइट्रस एसिड, और इसके बन जाने से हमारी रिएक्शन होती है, यहाँ पर हो जाता है हमारा
बन जाएगा हमारा तो बच्चों हमारा यहाँ पर एजो कंपाउंड बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग BDC, जिससे कि अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारी है HbF4। HbF4 से जो हमारा जो F माइनस निकल के यहाँ पर अटैक कर देता है यहाँ पर बेंजीन पर, क्योंकि ये जो हमारा एजो है ये निकल कर नाइट्रोजन गैस बना लेता है और यहाँ पर पॉजिटिव जो चार्ज है वो यहाँ पर छोड़ देता है। तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ने पर ये जो हमारा F माइनस है वो डायरेक्टली यहाँ पर अटैक कर देगा और जो हमारा यहाँ पर Br जुड़े रहेंगे और यहाँ पर हमारा F जुड़ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा ये D हो जाएगा, ये हमारा C प्रोडक्ट हो जाएगा, ये B हो जाएगा और इसी तरीके से ये हमारा हो जाने वाला है A प्रोडक्ट। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ हमारी रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन में हम लोगों को फाइंड करना है ई सेल। तो ई सेल हमारी नेक्स्ट इक्वेशन के हेल्प से यहाँ पर निकल आएगी। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होती है हमारी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 लॉग और यहाँ पर होता है हमारा क्वोशेंट, यानी जिसका ऑक्सीडेशन जिसका ऊपर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हमारा हो रहा है Al+3 का और यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है Cd+2 का, जिसका कोफिशिएंट है 3, Al+3 का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2। तो इस तरीके से हमारी ये नेक्स्ट इक्वेशन है फॉर दिस इक्वेशन। और यहाँ पर हम लोगों को ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.26 और n की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा Al है Al से हमारा Al+3 बन रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं और जो हमारा Cd है Cd+2 से हमारा Cd फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है। अगर इन दोनों को हम लोग इक्वल करें तो इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए तो हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर हमको करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, यहाँ पर भी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा बच्चों कैंसिल। तो इस तरीके से हमारे जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे हो जाते हैं 6। तो जो हमारी n की वैल्यू है वो हमारी 6 हो जाएगी। तो बच्चों आई होप कि समझ आया होगा कि n की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वही हमारे नंबर ऑफ़ n होते हैं। तो जो हमारी ई सेल हो गई है वो हमारी हो गई है 1.260 माइनस 0.0591/6 और यहाँ लॉग यहाँ पर Al+3 की हमारी कंसंट्रेशन भी दी हुई है 0.01 की पावर 2। यहाँ पर हमारे Cd+2 की कंसंट्रेशन दे रखी है यहाँ पर 3। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर आने वाला है 1.269 वोल्ट। तो आप लोग इसको सॉल्व करके अपने आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स मोर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो हमारा जो चार्ज है वो भी बढ़ता है। तो चार्ज बढ़ने से हमारा जो साइज़ होता है वो छोटा होता जाता है। तो जबकि जो हमारा F है F का साइज़ पहले से ही छोटा होता है और जो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को क्या करता है अपनी तरफ खींचता है। तो सामने वाले का भी अगर साइज़ छोटा रहेगा तो जो जब लैटिस फॉर्म करेगा उसकी लैटिस जो होगी वो जो लैटिस होगी वो लैटिस एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी और वो बेहतर
हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा, बेहतर कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। इसीलिए जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के साथ जो फ्लोराइड लैटिस फॉर्म करता है वो मोर स्टेबल होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड फीड अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमारे 4 दिए हुए हैं, CO+2, Ag+Ti+4 और Zn+2। तो इसमें से कौन हमारा अट्रैक्शन फील करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसके लिए हम लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर CO का होता है हमारा D7S2, तो S2 में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो D7 बचेगा। Ag का होता है हमारा D10S2, D10S1, तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो D10 बचेगा। Ti4 का होता है हमारा D2S2, तो 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो D0 बचा। और Zn का होता है D10S2, तो यहाँ पर हमारे 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बचेगा 10। तो अगर हम लोग देखते हैं D10 अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो हमारा सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएंगे। इसी तरीके से 0 में भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D10 में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और D7 का अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, बाकी किसी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक, और ये हमारा करेगा अट्रैक्शन फील्ड। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा CO+2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर देन दैट ऑफ 3D एंड 4D सीरीज, एक्सप्लेन व्हाई। तो बच्चों जो 5D सीरीज होती है उसमें हमारा F ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है, और F ऑर्बिटल देता है हमारी पुअर शील्डिंग, हमारी देता है पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग देने की वजह से हमारा जो Z इफेक्टिव होता है, Z इफेक्टिव मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब होता है हमारी न्यूक्लियस से जो वैलेंस सेल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, और हमारा जो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन बढ़ने के साथ ही जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जिससे कि हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि 5D सीरीज़ में F के इंट्रोड्यूस होने से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। उसका रीज़न हमारा है पुअर शील्डिंग ऑफ F ऑर्बिटल, जिससे कि हमारी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। बच्चों आपको बता दें कि एक 10 मिनट का वीडियो है ई रसायन प्लेटफॉर्म पर। आपको इससे पहले जो वीडियो पड़ा है वो एक्सक्लूसिवली मेल्टिंग पॉइंट के लिए डेडिकेटेड है। तो बच्चों मैं आई होप कि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। वो इस पूरे क्वेश्चन का एक डिटेल नहीं कहेंगे उसको, हम लोग 10 मिनट में आपके मतलब की सारी जानकारी उसमें दी गई हुई है। तो ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और इस क्वेश्चंस के आंसर आपको वहीं पर मिलेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन 12 आ गया है, जो कि है हमारा केस स्टडी बेस्ड। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा वो भी इसके ही ऊपर बेस्ड होगा। तो इसमें एक बहुत ही लंबा चौड़ा हमारा केस स्टडी है, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे। तो वैसे तो आपको इसके क्वेश्चन खुद करने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ कार्बन 14 रेडियो एक्टिव वाइल कार्बन 12 नॉट। तो इसमें बच्चों आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, जिसमें रेशियो वन होता है। वो जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग कार्बन 14 और कार्बन 12 को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रिसर्चर्स हैव अनकवर्ड द यंगेस्ट नोन डायनासोर्स बोन।
dating around 65 million years ago, how was the age of this fossil estimated? तो बच्चों इसकी जो एज है वो एस्टिमेट की जाएगी विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14। कार्बन 14 जो होता है वो हमारा डिके होने लगता है जब बॉडी नॉन लिविंग हो जाती है, तो वहीं से वो कार्बन 14 डिके होने लगता है और उसके रेशियो को हम लोग पता लगा लेते हैं, तो इससे हम लोग उसकी एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द टू मोस्ट कॉमन रिएक्टिव एक्टिव डिके हैपनिंग इन द ह्यूमन बॉडी? तो दो टाइप के हमारे होते हैं जो कि इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं, एक होता है कार्बन 14 और एक होता है पोटेशियम 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एन ऑर्गेनिज्म हैज 20 ग्राम ऑफ कार्बन 14 एट इट्स टाइम ऑफ डेथ, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच कार्बन 14 रिमेन आफ्टर 10,320 ईयर्स? तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं रेडियो एक्टिव डिके वाले। तो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है वो हमारा इसका फार्मूला होता है 2.303/T log A नॉट अपॉन A। तो A नॉट हमारी जो इनिशियल अमाउंट होता है, जो A नॉट होता है वो हमारा इनिशियल अमाउंट होता है और A हमारा ये फाइनल अमाउंट होता है। तो हमारा यहाँ पर पूछ रहा है A कि कितना अमाउंट, हाउ मच का रिमेंस, कितना अमाउंट बचेगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और हमको K की वैल्यू हमको यहाँ नहीं दी हुई है। तो बच्चों K की वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला होता है T हाफ का, जो कि 693 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो इसकी मदद से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। पर यहाँ पर उसके लिए कार्बन 14 का T हाफ पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों को पता होता है, ये होता है 6000 ईयर्स। तो 6000 हमारी इसकी वैल्यू होती है T हाफ की, इसकी हेल्प से हम लोग K फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर K की वैल्यू रख के हम लोग A की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा D। तो इसके ऑप्शन में हमारा एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर पूछा गया है अप्रॉक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज अ फॉसिल विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन 14 इफ इट इज़ इनिशियली प्रोसेस 32 ग्राम ऑफ कार्बन 14। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर भी हम लोग इसी इक्वेशन के हेल्प से देख लेंगे। यहाँ पर भी टाइम दिया हुआ है हमारा 32 ग्राम हमारा इनिशियली है और 12 ग्राम हमारा बचता है। टाइम पूछ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर हमको K की वैल्यू पता होनी चाहिए। K की वैल्यू हम लोग इसी हेल्प से निकालेंगे, जो कि हमारी T हाफ होगी कार्बन 14 की 6000 वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग K की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो हमारा T टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों T और यहाँ पर ऊपर वाले में पूछ रहा था हमारा A यानी फाइनल अमाउंट। तो इसका जो हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8494 ईयर्स। और इसका आंसर आप लोग खुद फाइंड करिए। और आई होप कि आपको आज के सैम्पल पेपर से काफ़ी हेल्प हुई होगी बच्चों। तो अच्छे से तैयारी करिएगा और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। जितना भी किया है उसकी एक अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और जो ऑर्गेनिक के जो हमारे रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस को आप लोग ऊपर से ज़रूर देख के जाइएगा आज शाम को ही। और पेपर के दिन आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, अच्छे से खाना पीना है, नाश्ता करना है। और आज की रात आप लोगों को बिल्कुल अच्छी प्रॉपर स्लीप लेनी है। तो आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है कल। तो बच्चों टिल देन बाय बाय। और आगे कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। टिल देन बाय बाय।